Hello everybody. I hope you're all doing very well now. So let's move with the course. आज से हम लोग अपना यूनिट 2 स्टार्ट कर देंगे बिकॉज वी आर डन विद यूनिट 1 नाउ. तो यूनिट 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द ग्राफ्स. जस्ट मेक श्योर कि अभी तक सब कुछ हो रखा है एंड यू आर थ्रू विद एवरीथिंग. क्योंकि अगर पिछली वीडियोस रहती हैं और तुम अभी तक उनको नहीं करा है तुम लोगों ने, तो आगे की चीज़ों में दिक्कत होगी. यूनिट 2 इज़ लाइक द बैकबोन ऑफ योर एमएमई. रिमेंबर दिस थिंग. तो अगर यूनिट 2 अच्छे से नहीं हुई तो एग्ज़ाम अच्छा तो नहीं जाएगा फिर आप लोगों का. यूनिट 2 बहुत अच्छे से करना है सबको. यूनिट 2 में कुछ नहीं छोड़ना है. फ्रॉम द डे 1 स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस as you see the videos, as you attend the classes. साइड बाय साइड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, प्रीवियस ईयर्स देखते रहो. आई बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस क्लासेस में भी. और अगर कोई भी डाउट होगा तो उसको साइड बाय साइड मेरे साथ क्लियर करते चलो. ठीक है. मेक श्योर कि कुछ भी लैग नहीं हो रहा है. सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर और द फर्स्ट टॉपिक फॉर यूनिट 2 विच वुड बी ग्राफ्स. अभी तक यूनिट 1 में हमने सेट्स पढ़ा, रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ा, उनका डोमेन, रेंज एंड एवरीथिंग फाइंड आउट करना पड़ा, लॉजिक्स पढ़ा, प्रूफ्स पढ़ा, इनइक्वालिटीज पढ़ा, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. और इससे क्वेश्चन आएंगे एंड आई एम होपिंग कि अगर वो आ रहे हैं अब एग्जाम में तो उसमें किसी के भी मार्क्स नहीं जाएंगे. ठीक है. तो यूनिट 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. साथ साथ नोट्स बनाते जाना अपने लिए. वैसे तो मैं अपने ये वाले नोट्स भी शेयर करूंगी सबसे, बट इफ़ यू लाइक कि तुम्हें खुद के नोट्स बनाना जिससे तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा तो वो भी अपने लिए बनाते रहना है इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स करके. और बहुत ध्यान से क्लासेस में सुनना. अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इट्स बेटर कि दोबारा देख लो वीडियोज़ को फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्राफ्स, जिसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन्स पढ़ेंगे, हम सर्कल्स की इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, हम डिस्टेंस फार्मूलाज पढ़ेंगे एंड देयर एप्लीकेशंस पढ़ेंगे. इन योर हैमर, दैट इज योर रीडिंग, this is basically, this part is chapter 2 section 2.3 onwards. सेक्शन 2.3 के ऑनवर्ड से ही ये सारी जो हमारी यूनिट 2 है और उससे पहले तक का जितना भी है वो सारा यूनिट 1 है. तो लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग. So the first topic that we would be taking into consideration would be our coordinate planes. You would be understanding the basic structure of a coordinate planes and how we actually solve it. So this is our coordinate plane, which is basically divided into 4 segments or 4 parts. This is the first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. आई एम होपिंग कि वैसे तो ये सब सबने स्कूल की हाई स्कूल वाली मैथमेटिक्स दैट इज 11th 12th में पढ़ा होगा, तो इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी ये चीज़ पर्टिकुलर हमें समझने के लिए. एंड वी नो दैट दीज थिंग्स आर परपेंडिकुलर्स, दैट इज 90 degree perpendicular. This is a positive, this is positive, this is negative and this is negative. That is 1 2 and so on, -1 -2 and so on, -1 -2 and so on, 1 2 and so on. All right. I'm hoping कि ये सबको पता है. ठीक है. एंड दिस इज आवर जीरो, दैट इज द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन. और किसी भी चीज़ का अगर हमें डिस्टेंस निकालना होता है तो हम जीरो से शुरू करके एंड तक देखते हैं कि उसका डिस्टेंस कितना आ रहा है, वेदर इट्स नेगेटिव और इट्स पॉजिटिव डिस्टेंस. आई एम होपिंग कि ये चीज़ सबको समझ में आ गई है. अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्टेशियन प्लेन or coordinate, we usually call it a Cartesian plane. तो आई एम होपिंग कि ये तो सबको समझ में आ गया है. Let's move forward. Now the main thing that we need to know is distance
between 2 points. How do we find the distance between 2 points on a Cartesian plane or a coordinate plane or in general as well? Let's take an example. Let's take this is a Cartesian plane. Mind my drawing. मैं बहुत बेकार lines बनाती हूँ, तो just bear with it for now. I'll improve it धीरे धीरे करके. So this is 0, the origin. Let's say this is point P. This is the y coordinate. This is y negative. So let's name it as y dash. This is x and this is x negative. Now let's take this point P and draw this line N and M. So this is one of our lines that we have drawn. Let's say we need to find out the distance now. We need to find the distance between 2 points. And our 2 points are N and M. So we need to find this distance. What would be the distance between N and M? जिसमें हमारे N के कोऑर्डिनेट्स हैं, let's say N के कोऑर्डिनेट्स आर x1, y1 and M के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2. कोऑर्डिनेट्स मतलब कि वो जहाँ पे लाई कर रहा है. This point, this point. This point is x1, y1 and this point is x2, y2. आई एम होपिंग कि अभी तक ये सबको समझ में आ गया है. तो अगर हमें n और m के बीच का डिस्टेंस निकालना भी होगा तो हाउ आर वी एक्चुअली गोना फाइंड इट? तो हमें पता है कि हमें ये डिस्टेंस इजीली नहीं मिलेगा इफ यू वांट टू फाइंड इट डायरेक्टली. तो बेसिकली द वे और द फॉर्मूला टू फाइंड अ डिस्टेंस बिटवीन 2 points इज distance between 2 points is found by the formula. This is a very important formula. Under root x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 का square. So this is the formula to find out the distance between any 2 points. So we want to find the distance between m and n, then we are going to use this formula. Now how this formula is actually derived? Let's see the derivation of the distance formula. Let's draw Cartesian plane here. Let's take the positive part only. This is the x and this is the y axis जो हमारे पास था. This is n. Let's take another example. This is P. This is a plane. This is M. Let's name it as R and name it this as Q. So this is our N point. This is just x1, y1. This is M, x2, y2. Now we need to find this distance. So how are we going to derive the formula for N and M? That is the distance between N and M. So how are we actually going to find this out? So let's derive the distance formula. Now we know this is 90 degree and this is 90 degree. So we're going to take help with the Pythagoras theorem. We know that MR in this case would be equal to MQ minus QR, that is MQ minus QR. This whole, that is MQ, would be equal to QR minus MQ. So MR would be equal to this. By looking at this particular graph, I hope this thing is understandable to everyone. Now according to Pythagoras theorem, we can say that nr का square would be equal to nr का square plus mr का square would be equal to mn का square. Let's see it in the equation graph now. N
r line यानी कि this one line nr का square would be and plus mr का square यानी कि this perpendicular plus base का square is always equal to the hypotenuse का square. So according to Pythagoras theorem, this is true. Now since this is true, I'm going to take their coordinates. nr का square would be equal to x2 minus x1 का square y nr. nr का distance क्या होगा? This point is x2 and this point is x1. यही तो हमारे coordinates हैं. तो nr is x2 यानी कि this whole x2 minus x1 which is this much area. So this would be x2 minus x1 का square. This is basic mathematics. mr का square would be equal to this is mr. So according to this equation, mr का square is mq minus qr. That is mq and qr. mq is the distance this y2. mq is this only and qr is this which is y1. यही तो कोऑर्डिनेट्स लिए थे हमने. तो mr क्या है हमारा? mr is nothing but y2 minus y1. We are gonna replace it here. That is y2 minus y1 का square. And same goes for mn का square, which we need to find out. We need to find the distance between mn का square. So what would be mn का square? mn would be under root. यानी कि this square goes on the other side and becomes under root. So this is x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 का square. So this is nothing but we use Pythagoras theorem to derive the distance formula. So आगे से you do not have to do all this thing, the backward part where we have derived this formula, because we know the distance formula here. So we are always going to use this distance formula to find the distance between 2 points. So this is the formula. Mark it. अगर अभी भी किसी को कुछ समझ नहीं आया है तो try and understand it, watch the video again. और अगर नहीं समझ में आता है then reach out to me. I'm hoping कि distance formula सबको समझ में अब आ गया है. एक टाइम समझ लो and then let's move forward. Let me explain a few more things to you, a few very basic points. A straight line, that is a line like this, or a line like this, or a line like this. This is not that. This would be a two equation line. A straight line like this will always have an equation like this: x equals to 3, or y equals to 3, or x equals to minus 3, or y equals to minus 3. So a straight line जो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट को क्रॉस कर रही है, आइदर y और x कोऑर्डिनेट, वो स्ट्रेट लाइन होती है. So it will always have x equals to something, x equals to a equation, or y equals to plus minus a का equation. The straight line will always have this form of an equation. And anything that lies in the first quadrant, any value that lies in the first quadrant will always have an equation. Will always have an equation like this: x greater than equal to 0 or y greater than equal to 0. The values would always be greater than equal to 0 because we know this is 0 and all these value lies here which are positive. Just always remember these few important points ताकि इक्वेशन को देख के तुम लोगों को समझ में आ जाए कि कौन सी इक्वेशन की बात हो रही है. And if equation is in two variable,
then it will have a form like this. Let's say y is equals to 2x minus 1, and such an equation will cross two Cartesian planes. That is, it will cross both the coordinates y and x, like this. ठीक है? All these are equations in two variable. आई एम होपिंग कि ये चीज़ सबको समझ में आ गई है और इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. तो दीज आर अ फ्यू बेसिक पॉइंट्स जो तुम सबको याद रखने हैं, ताकि आगे जाके किसी भी तरीके की डिफिकल्टी ना हो इक्वेशन को एकदम देख कर समझने में. ठीक है? और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीबडी. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम बुक itself. दिस इज पेज नंबर 68 and example 2.8. And the example goes like, we have 2 points where P1 is minus 4 comma 3 and P2 is 5 comma minus 1. Now we need to find the distance between the points P1 and P2. So D would be equal to under root x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 का square. वैसे तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा साइन पहले रख रहे हो, क्योंकि वो स्क्वायर होके न्यूट्रल हो जाएगा, बट फिर भी लेट्स डू इट in right way only. So P2, this is my second point and this is my first point. So x2 would be 5. 5 minus minus का 4 square plus y2 minus 1 minus 3 का square. So this comes out to be 5 plus 4 का square plus minus 4 का square. So this is 5 plus 4 9 का square is 81 plus 16, which is nothing but 97, and it is approximately equal to 9.85. You can use the calculator for it in your examination, or you can estimate it like 97, and the lowest possible square root is 81 and the highest possible is 100. So the value would lie somewhere between 9 and 10. Now since 97 is more close to 100, so we can estimate the value around 9.8 or 9.9. Alright, now let's move. I am hoping कि clear हो गया example के साथ भी and how to estimate it. Let's move towards the circles now. Before moving to circles, let's do one more important question which is equivalent to this only. Let's study more about straight lines. Let's take an example. The general form for a straight line is straight line which has two variables. Two variables में देख रहे हैं अभी हम, as explained earlier. So it would be ax plus by equals to c. This is the y coordinate, x coordinate, and this is the constant. So let's say the straight line is something like this. Alright. So this is our straight line which goes from both the coordinates. Let's name it RV. This is our y2 and this is our x2. So the general equation for a straight line is y minus y1 is equal to m into x minus x1, where m is nothing
m is the slope or the constant here. In the equation. So we can say to find the slope of a straight line, we can use the formula where m is equals to y2 minus y1 upon my x2 minus x1. This is the slope of the straight line and this is the equation of the straight line. Now what is the slope? Slope is basically nothing but the length between r and v. Length from r and v. Not exactly the length, but we can say what is the slant length between r and v. So how bent it is from r and v. So that would be the slope of an equation. So it is usually a single number in most of the cases. I'm hoping ki slope is the formula to find a slope and the equation for a straight line is understandable for everybody now. Now, what is an intercept? Let's take an example. Let's say an equation starts from here. बहुत सी इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशंस में हमने देखा होगा स्कूल लेवल में भी कि जो कंजम्पशन इक्वेशन होती है it always starts from here and never from the origin. Why? Because this is the constant. This is always the constant part of a consumption कि इतनी consumption तो इकोनॉमी में होगी ही होगी, बाकी यहाँ से हमारी वेरिएबल कंजम्पशन स्टार्ट हो जाती है एंड दिस इज द फिक्स्ड कंजम्पशन. आई एम होपिंग कि ये सब तो हमने स्कूल में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में एंड इफ नोबडी हैज टेकन इकोनॉमिक्स तो आप समझ लेना कि इतना तो हमारा होता था कि इतना तो हमारा फिक्स्ड कंजम्पशन रहेगा ही रहेगा इकोनॉमी में और इतना हमारा वेरिएबल जाएगा. तो हमारी ये हमेशा रहता था हमारे कंजम्पशन इक्वेशन में और बाकी की हमारी जो एक्चुअल इक्वेशन होती थी वेरिएबल वाली वो यहाँ से शुरू होती थी. अब तुमने कोविड के टाइम पे भी देखा होगा ऐसा तो नहीं था कि हमने कंजम्पशन को हमारा बिल्कुल बंद कर दिया था. हमें बेसिक खाना पानी कपड़े चाहिए होते थे तो हम वो खरीदते ही थे नो मैटर हमारे पास कितनी इनकम आ रही थी उस टाइम पे. सो दैट इज द फिक्स्ड कंजम्पशन एंड इकोनॉमी जो हम करेंगे ही करेंगे रिगार्डलेस ऑफ द इन्वायरमेंटल सिचुएशंस आउट देयर. तो वो जो पर्टिकुलर हमारे फिक्स्ड कंजम्पशन उस कोरोना के टाइम पे हो रही थी इज नथिंग बट दिस इंटरसेप्ट के नीचे वाला पार्ट दैट इज द फिक्स्ड इक्वेशन इन इकोनॉमिक्स. तो आई एम होपिंग कि ये चीज सबको क्लियर है एंड इंटरसेप्ट की इंपॉर्टेंस भी क्लियर हो गई है कि हाउ एंड व्हाई वी यूज इंटरसेप्ट इन इकोनॉमिक एप्लीकेशन टू आइडेंटिफाई एंड रिप्रेजेंट डिफरेंट इक्वेशंस. तो अगर ये हमारा लेट्स से हमारे पास एक स्लोप ऑलरेडी गिवन है तो इन सच अ सिचुएशन हमारी जो इक्वेशन होती है इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ y minus p equals to m into x minus 0 or it could be y minus p equals to mx upon solving it and the equation is nothing but mx plus p. This is nothing but this is the slope intercept form of equation of line. तो अगर हमारे पास इंटरसेप्ट गिवन है तो हम ये वाली इक्वेशन की फॉर्म को यूज करते हैं. Now let's understand a few uses of straight line in economics because eventually we are studying economics honors and not mathematics honors. एक तो मैंने अभी आप लोगों को ऑलरेडी ऊपर समझाया था कंजम्पशन वाला
जिसमें हमारी लाइन हमेशा एक इंटरसेप्ट से शुरू होती है, एंड दिस इज द फिक्स्ड कंजम्पशन. So the consumption equation is like consumption is equal to C plus C y. Why? Because why are we using y here? Because वो हमारी y coordinate से start होती है. So this is nothing but the fixed consumption, and this is the variable consumption. So this is how we use it in economics. Similarly, जो हमारा इकोनॉमिक्स का एक इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता है, जो देखता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हो सकती है इंटरेस्ट रेट के साथ, which eventually have a negative relationship. So if we take interest rate on the y-axis and investment on the x-axis, so we get an inverse relationship equation. If the interest rate increases, our investments decreases. क्यों? क्योंकि अगर हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जो भी हमने लोन्स वगैरह ले रखे होंगे वो डिक्लाइंस हो जाएंगे, और अगर हमारे लोन्स डिक्लाइन होंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी इकोनॉमी में डिक्लाइन हो जाएगी. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि हमारे इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट का इनवर्स रिलेशनशिप होता है. तो द इन्वेस्टमेंट इक्वेशन गोज लाइक इन्वेस्टमेंट माइनस पी आई, विच इज द इंटरेस्ट रेट. आई एम होपिंग कि ये चीज सबको समझ में आ गई है. If no, then take a minute and understand it, then we'll be moving forward. All right? Now let's try and solve a few questions from your book itself. Let's move to, this is page number 81 and example 2.17. Let's try and solve this. This is related to this particular part only. So the question says, in the United Nations report, the European population in 1960 was estimated as 641 million. So the European population in 1960 was around 641 million, and in 1970 it was estimated to be around 705 millions. Now we need to use these estimates to construct a linear function of t. We need to construct a linear function of t that approximates the population in Europe in millions, where t is the number of years from 1960. Make use of the equation to estimate the population in 1975 and 2000. How do you estimate the population in 1930 on the basis of the linear relationship? So basically we need to form a linear function, that is a straight line function, to find out the population or to estimate the population. So the major task is we need to estimate the population here. So now let's start. This is the number of years from 1960. You need to be very clear with the variables कि variables क्या define actually में कर रहे हैं. And here P is the population in millions.
We need to construct an equation which is of the form P equals to AT plus B. Why AT? Because we need to construct it in the respect to the year, which is the variable that is given to us, and this is the general equation. नाउ अब हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में ये चीज़ें दे रखी हैं कि 1960 की जो पॉपुलेशन है और 1970 की जो पॉपुलेशन है, तो वी नो दैट द पॉइंट 0,641 and 10,705 would certainly be there. Why 10 now? Because 1960 से लेकर 1970 तक हमारे पास 10 years का टाइम है, तो विद दिस हमारा 10 years का टाइम बढ़ जाता है. तो if our graph somewhere looks like this, which starts from 1960, जहाँ पे हमारी population है 640, तो time is 0 here because it's already given in 0. At 1960 हमारा जो टाइम होगा वो हम 0 कंसिडर करेंगे. इफ़ यू रीड द क्वेश्चन इट्स ऑलरेडी गिवन देयर. और फिर इसके अकॉर्डिंग हमारा 1970 पे जो हम टाइम कंसिडर करेंगे वो हो जाएगा 10 ईयर्स, दैट की 10. ऑलराइट, पॉपुलेशन बेसिकली बढ़ रही है यहाँ से यहाँ तक, तो इनसे हमें पता चल जाता है कि हमारे ये वाले पॉइंट्स तो certainly would be there. So using these particular 2 points we're going to form the equation. So the general form of the equation हमें पता है, it's going to be P minus 641 is equals to the slope of the equation, which is 705 minus 641 upon 10 minus 0 into t minus 0. आई एम होपिंग कि हमने यहाँ पे पी क्यू यूज़ किया और यहाँ पे टी क्यू यूज़ किया, वो सबको समझ में आ गया है, क्योंकि जो हमारा पॉइंट हमें फाइंड करना है वो ये ही है, एंड दिस इज द स्लोप जो हम पिछले पॉइंट से निकाल रहे हैं. Upon solving this thing, we get 64 by 10t is equals to p. So 64t is equal to, upon solving it further, we get p is equal to 6.4t plus 641. So this is nothing but the equation. Now, as it states, how do you make use of the equation to estimate the population in 1975 and in 2000? So इससे हमें पता चल रहा है कि the slope of the equation is 6.4. And this is the constant part. So this is the population equation. If you still have any doubt in the question, then you can ask me. Let's try some another equations as well, which are related to economics only. Let me see a few good questions for you. Let's take an example which is not from the book. There is a question which says a firm finds out that 30,000 units were sold when the price is rupees 15 and 20,000. So 30,000 units were sold with the price of rupees 15 each, and 20,000 units were sold with the price of rupees 20 per unit. Now, assuming the relationship between quantity demanded and price to be linear, quantity demanded and price का relationship हमें assume करना है. Find the quantity demanded at rupees 30. We need to find
the quantity demanded at rupees 30. Now let's solve this question. See, you can expect such questions in your examination as well. Now, the demand equation for the line passing through points. So these are the points. Let's take an example here. Let's say these are the units and this is the quantity. This is the quantity demanded and this is the price. So at 30,000, the price is 15, and at 20,000 the price increases to 20. So the equation is like this. This is the equation. So it's a negative relationship between both. If the units increases, the price decreases. You must have observed it in the real life as well. जब तुम बोलते यार भैया थोड़ी ज्यादा ले लेंगे, कम लगा लो, होता है ना ऐसा, तो वही हो रहा है यहाँ पे. सो दीज आर अवर 2 पॉइंट्स. अब हमें एज्यूम करना है, अगर हमारा प्राइस लेट्स से यहाँ पे 30 पहुंच जाता है तो ये कितना होगा, व्हाट वुड बी द यूनिट है. सो आर पॉइंट्स जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है वो है 30,000, 15 एंड 20,000, ठीक है. नाउ हमें एक्स एंड वाई निकालने हैं. एक्स एंड वाई तो वही हो जाएगा सेम इक्वेशन, वाई माइनस वाई वन. स्लोप, रिमेंबर स्लोप के लिए हम लोग पुराने पॉइंट्स यूज करते हैं. x2 minus x1 into में x minus x1. Let's fill the points. Y minus 15, 20 minus 15 upon 20,000 minus 30,000 into x minus 30,000. So this equation solves up to give us the y minus 15 equals to minus x upon 2,000 plus 15. 15 and 15 gets cancelled, so the equation is y equals to minus x upon 2,000. If the quantity is, if the price is 30, sorry, this wouldn't get cancelled actually, I just did it wrong here. I mistaked it with the signs. So it would be plus 30. ये इधर चला जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा. This is our equation. Now when the price is 30, for price 30, now y is the price and x is the quantity demanded. ठीक है, तो quantity demanded is equals to price upon 2,000 plus 30. So its quantity demanded is minus 30 upon 2,000 plus 30, which is around 29.99, or you can say 30. I'm hoping this thing is very clear to you all. I'm giving you a question to practice on your own. Practice it. If you still don't understand, we'll discuss the solution in the next class. The question says the demand for labor in the electronics industry is
1400 minus 50 watts, and supply is 200 plus 50 watts, where L is the number of workers and W is wage rate per hour. Now you need to find the equilibrium for L and W. And second part is, if the government wishes to increase the equilibrium wage to rupees 16 by offering a wage subsidy, find value of L and the cost of subsidy to government. Note this question down and you're going to solve it on your own. We'll discuss it later in the classes. अगर नहीं समझ में आता है तो हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे. Let's move to circles now. हमारा straight lines and application in economics is now done. Let's move to circles. So basically a circle is this. Is nothing जो बहुत सारे छोटे पॉइंट से बना हुआ है. We call it the locus of points, the constant distance from a fixed point named as center. This is the center, and all these points will have a constant distance, which is nothing but the radius. And diameter is 2 into radius. Is the diameter. ठीक है? Now, let us find out the equation of the circle. What exactly is the equation of the circle? So, in general, the equation of the circle is written as x minus a1 का square plus y minus a2 का square equals to r, where this is radius and the other are constant points and the variables. So this is the equation of the circle. Let's understand it in a more deeper way and practice a few questions if they are available. Just check. Let's practice an example from the book. This is page number 69. And example 2.9. So the example says you need to find the equation of the circle with center minus 4 comma 1 and radius 3. So this is the circle and this point is minus 4 comma 1 and the radius is 3. So to find the equation, we're going to substitute it in the general form, which is nothing but we know the values of a1 and a2, which is nothing but the center of the circle.
Let's do it. X minus, it would be x minus का 4 का स्क्वायर प्लस y minus 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर. So upon solving it we get x plus 4 का स्क्वायर is plus y minus 1 का स्क्वायर is equal to 3 का स्क्वायर. So हम यहाँ पे सिंपल आइडेंटिटीज यूज करेंगे. a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाली. And upon solving it we get x square plus 8x plus 16 plus y square minus 2y plus 1 equals to 9. So the equation of the circle comes something like this. So this is the equation of the circle. I'm hoping कि circle की equation निकालना is clear to everybody. Let's move forward now. So you're gonna practice a few shifting of graph now and understand how graphs actually shift. Okay. So there are mainly two types of shifting. One is horizontal and the other is vertical shift that comes in a graph. Let's understand both the type of shifts simultaneously for you to get a better understanding. Let's start with horizontal shifts. So basically, horizontal shifts of a graph occurs when y equals to fx is added or subtracted from x, such as y equals to f, where e is nothing but greater than or equal to 0. Let's take an example. Let's say अगर हमारा फंक्शन ये है, this is our line. So to get a leftward shift or a rightward shift, whatever you call it, या तो हमें कुछ वैल्यूज को बढ़ाना पड़ेगा या तो हमें कुछ वैल्यूज को कम करना पड़ेगा. तो अगर हमारी इस लाइन को हमें इस तरफ यानी कि राइट की तरफ शिफ्ट कराना है तो हमें हमारी एक्स की जो वैल्यूज है वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है, तो हमारी एक्स की वैल्यूज को बढ़ना होगा, तो हमें एक्स में एडिशंस करनी पड़ेंगी. वहीं अगर हमें इसको उधर तरफ लेके जाना है तो हमें हमारी वाई में एडिशंस करनी पड़ेंगी या एक्स में से सब्ट्रैक्शंस करनी पड़ेंगी. So this is how a shift comes in a graph. Similarly, a vertical shift is like this. Let's see, this is a graph
तो अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि ऐसे, या नीचे की तरफ जाता है यानी कि ऐसे, then this is known as the vertical shift. You'll understand it once you solve more questions in your micro and macroeconomics classes how shift work, specifically when you are studying demand and supply. आई एम होपिंग कि अभी तक सबको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं और किसी को भी किसी भी चीज़ में लाइक डाउट नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो यू कैन आस्क मी व्हेनेवर यू वांट. टिल नाउ हमारे जितने भी ग्राफ के फंक्शंस थे वो हमने कर लिए हैं. एंड द लास्ट टॉपिक इज लीनियर इनइक्वालिटीज. we'll understand now how to represent them graphically, क्योंकि हमारे बहुत से बजट सेट्स ऐसे होते हैं जो कि एक लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटी की फॉर्म में होते हैं. Let's understand linear inequalities as well now. Inequalities with one variable. So जैसे हमारी एक inequality है which is of the form this, और which is of the form let's say this. ठीक है, तो ये सब हमारी एक वन वेरिएबल की लीनियर इनइक्वालिटीज होती हैं जो कि हमारे कार्टेशियन प्लेन में एक सिंगल लाइन पे ही रिप्रेजेंट होती है. ठीक है, एंड देयर आर फ्यू नॉन लीनियर इनइक्वालिटीज जो कि हमारी सिंगल वेरिएबल से ज़्यादा होती हैं और उनके क्वाड्रेंट फॉर्म्स होते हैं. लेट्स से दिस इज अ नॉन लीनियर इनइक्वालिटी. ये लीनियर में नहीं आ रही है. वाई? बिकॉज इसमें हमारे पास पावर्स 2 में जा रही हैं. ओके, and we'll have a few with two variables as well. Let's say 3x plus 8y less than equal to 24. तो how are we gonna represent it in a graph? अगर हमारे पास ये ग्राफ है और ये हमारी लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रही है 3x plus 8y which is less than equal to 24. All the thing that comes under this are the solution. All these points are the solution for this equation, क्योंकि हमारी जो equation है वो ये नहीं कह रही है कि it's just equal to, it's less than equal to. So everything which is equal to this line and less than this line comes under the solution of this equation. ठीक है, आई एम होपिंग दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू ऑल. और इसके सॉल्यूशंस फाइंड करना भी हम लोग आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में सीख लेंगे. पर एब्सोल्यूट वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड टू यू गाइस. So here we are done with all the conceptual and we have practiced a few questions as well, जिससे हमें समझ में आ गया कि questions को कैसे करना है. और हमारे जितने भी concepts थे ग्राफ से related, which is the first topic in unit 2 and comes under 2.3 section of chapter 2 and onwards, वो complete हो चुका है. And we are done with chapter 2 as well now, and we have started unit 2 which is a very important and the backbone of your MME1. ठीक है, नाउ आई थिंक वी शुड प्रैक्टिस अ फ्यू क्वेश्चंस जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बन जाए और हमें पता चल जाए कि क्वेश्चंस को एक्चुअली में सॉल्व करना कैसे है. ठीक है, और आगे वाली क्लासेस में हम लोग थोड़ी बहुत प्रीवियस ईयर से भी प्रैक्टिस कर लेंगे. सो जो हमारा सेक्शन 2.5 है बुक का, उसके बैक क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड सजेस्ट कि उसके बैक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को अच्छे से कर लेनी चाहिए. अभी आई एम सजेस्टिंग कि आप लोग उसके बैक क्वेश्चंस को खुद से करने का ट्राई करो. एंड इन द कमिंग क्लासेस आई वुड बी कीपिंग अ सेपरेट क्लास जिसमें हम उनके बैक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, so that you guys have a better understanding and your doubts should be cleared in that particular section itself. ठीक है, तो start solving
क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन 2.5 के बैक and you can solve for section 2.4 and section 2.3 as well, so it would be much easier. All right, so let's end the class here. I'm hoping कि सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा. These PDFs I usually forget to state would be provided to you in the form of notes by me or by sir. So you will get these PDFs with you ताकि तुम इनको रेफर कर सको और तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाए. Alright, so let's end the class here. Bye bye. Keep practicing your questions and make sure कि कुछ भी डाउट आ रहा है तो you are clearing it simultaneously. ठीक है? Bye bye. Have a nice day.